डियर स्टूडेंट्स, तो कल हमने रिजिड रोटर को स्टार्ट किया था और रिजिड रोटर में हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा था और मैंने आपसे बोला था कि वेव फंक्शन हम इसका निकालने जा रहे हैं, जिसमें हमने आधा वेव फंक्शन कल निकाल लिया था। और वो आधा वेव फंक्शन क्या निकल के आया था हमारा? ये था हमारा कैपिटल फाई, कैपिटल फाई एम, जो एम पर डिपेंड कर रहा है, इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई एम, और ये फाइव, स्मॉल फाइव। ठीक है, तो ये हमने हाफ, क्योंकि हमने जो अपनी इक्वेशन देखी थी कल, अगर आपने वीडियो देखा है बेटा तो आप लोगों को पता होगा कि एक पूरी इक्वेशन हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकल के आई थी रिजिड रोटर की। उसको फिर हमने, क्योंकि वो काफी बड़ी इक्वेशन थी तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। तो एक पार्ट को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आधा वेव फंक्शन निकल के आया था, बाकी का हाफ वेव फंक्शन आज हम निकालेंगे। अभी जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ये जो हमने कल फाई निकाला था, फाई एम, इसकी बाउंड्री कंडीशंस को देख लेते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन फॉर द फंक्शन फाई क्या होगी कि व्हेन द एंगल फाई इज रिप्लेस्ड बाय 5 प्लस 2 फाई, द सेम सेट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज ऑब्टेन्ड। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, हमारा जो पार्टिकल है वो एक्सिस के अराउंड जो है, वो जो अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो है रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये जो रोटेशन हो रही है, इस रोटेशन में क्या हो रहा है? वही पार्टिकल क्या होता है, एक वेव होती है। ठीक, तो ये इस तरह से, मान ली इस तरह से रोटेशन हो रही है। ठीक है, वेव की फॉर्म में। ठीक, अब ये क्या है, तो यहाँ पर कोई ना कोई इस एंगल से, मतलब ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाकर तो ये पार्टिकल रोटेट कर ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर एंगल फाई को हम रिप्लेस कर दें फाई प्लस टू पाई से, टू पाई का मतलब 360 डिग्री रोटेशन, तो सपोज ये पूरा एक सर्कल, यहां से सपोज कि यहां से वेव स्टार्ट हुई, हम सब मान ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब ये पूरा एक सर्कल हो जाएगा यहाँ पर, और ये बोल रहा है 5 प्लस 2 पाई, यानी फाइव भी 360 डिग्री होता है और 2 पाई भी हमारे यहाँ 360 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये दूसरा रोटेशन होगा तो दूसरे रोटेशन के समय हमें सेम सेट ऑफ पॉइंट्स जो है मिलते हैं। और सेम सेट ऑफ पॉइंट्स मिलने का मतलब है कि रोटेशन इसी तरह से होगी कि वेव के ऊपर, मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आएगा और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा, इस तरह से। ये ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर, जैसे अगर यहाँ पर ये क्रेस्ट, जैसे सपोज यहाँ इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ पर क्रेस्ट बन रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ट्रफ बन जाएगी, ऐसा कुछ इस तरह से नहीं होगी। मतलब रोटेशन ये जो मैंने अब बनाया ना, इस तरह से ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर वेव हमारी इस तरह से रोटेट कर रही थी, तो जब इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो वापस से ये ऐसे ही, जब 2 पाई अगर हम कर देंगे तब भी हमारा यही वेव रहेगी, सेम वेव, मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ, तो हमें सेम सेट ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? तो बाउंड्री कंडीशन दिखा कह सकते हैं, यानी कि 5 प्लस 2 पाई इज इक्वल टू हो जाएगा फाइव के। ठीक है, तो इसी को अगर हम अपने इस वाले फॉर्मूला में फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, फाई की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी? ए ई टू द पावर आई एम फाइव। तो ये वाला फाई तो हमने यहां लिखा हुआ है। ठीक, और अब हम इसमें, इसी वाली इक्वेशन में हमने क्या कर रखा है, सिर्फ 5 प्लस 2 पाई कर दिया है, यानी फाई की जगह हमें 5 प्लस 2 पाई लिखना है। तो इक्वेशन तो वही रही, ए ई आई एम, और ब्रैकेट में जो हमारा ये फाई था, अब इस फाई की जगह हम क्या लिखेंगे? 5 प्लस 2 पाई। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, और ये सेम सेट ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन जो हो रहे हैं हमारे, ये वही कंडीशन को दिखा भी रहा है। ठीक है, तो अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा। अब आगे जो बचा, इसमें क्या करें, इसको हमने खोल के लिख लिया। देखो, ई टू द पावर आई एम है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर आई एम 5 हो जाएगा, और फिर ई टू द पावर आई एम 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहां पर बचेगा हमारा ई आई एम 5। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, जब यहां पर ये ई एम 5 जो है, इसको अगर मैं इज इक्वल टू से इधर की साइड लेके जाऊं, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? ई आई एम 5 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, ये वाला मैंने यहाँ लिखा, इसके ये डिवीजन में जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहाँ पर ये ई आई एम 5 लिख सकती हूँ, या मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, इसको दूसरा तरीका लिखने का होता है ये कि ई आई एम 5, ये ऊपर वाला तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और जो नीचे वाला है, जब ये ऊपर की साइड हम ले जाएं, ये डिवीजन में है ना, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो आई जो है माइनस में लिख लिख देंगे ऊपर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जब भी ऊपर जाता है तो हमेशा चेंज हो जाएगा, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है तो माइनस में हो जा रहा है वो। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो जब पावर हमारी, सॉरी, जो बेस हमारा अगर सेम होता है तो पावर सब जुड़ जाती है। तो आई एम 5 प्लस आई एम 5 हो जाएगा, प्लस
यहाँ पर प्लस लगाएंगे और अंदर क्योंकि माइनस है तो वो तो माइनस ही रहेगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी ई टू दी पावर जीरो आ जाएगा। और जब किसी की भी पावर जीरो होती है तो आंसर हमारा वन आता है। ठीक है, तो ये ई टू दी पावर आई एम टू पाई इज इक्वल टू हमारा वन आया। अब हम अपना एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको हम यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं। और ये फॉर्मूला क्या होता है, ई टू दी पावर अगर आई एक्स है तो इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स के। तो इसको इसी फॉर्मूले को जब हमने 16th इक्वेशन में अप्लाई किया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ई टू दी पावर आई एक्स लिखा हुआ है, यानी आई के अलावा जो भी कुछ है वो हमारा एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज है, वो टू पाई एम है। ठीक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को जब हम मैं ऐसे लिखूंगी तो ये जितना भी पोर्शन है ये x कहलाएगा। तो जब हमने आगे cos x लिखा हुआ है तो इसका मतलब cos 2 पाई m लिखेंगे, फिर प्लस आई साइन x लिखा है तो प्लस आई साइन 2 पाई m लिखेंगे। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 17 इन इक्वेशन 16, अब यही वाली वैल्यू ई आई एम टू पाई की वैल्यू क्या निकल के आई, ये वाली वैल्यू निकल के आई। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ई आई एम टू पाई की जगह पर रख सकते हैं यहाँ पर, यानी 17 इक्वेशन की वैल्यू को हम 16 में रखेंगे इन सब की जगह। ये हमने ई आई टू दी पावर आई एम टू पाई की वैल्यू रखी तो इज इक्वल टू वन आ गया। और इक्वेशन 18 will be true only when we use m is equal to 0 plus 1 minus 1 plus 2 minus 2, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें, देखो ये वाली वैल्यू कब ट्रू होगी, जब हम m की वैल्यू को या तो 0 रखें या प्लस 1 रखें या माइनस 1 रखें या प्लस 2 रखें या माइनस 2 रखें। कैसे हो रही देखो, m की वैल्यू सपोज मैंने 0 रख ली यहाँ पर, तो क्या होगा, ये हमारा cos 0 हो जाएगा, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक, और यहाँ पर अगर m की वैल्यू 0 रख दी तो ये सब कुछ ये जीरो हो जाएगा, साइन जीरो समझ लीजिए आप इसको, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, ऐसे अगर सपोज आपने प्लस वन रख लिया, प्लस वन रखेंगे तो कॉस टू पाई हो जाएगा आंसर, और टू पाई कॉस टू पाई जितने भी पाई होते हैं, कॉस टू पाई हो, फोर पाई हो, सिक्स पाई हो, वो सब हमारे क्या होते हैं, वो प्लस वन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्लस वन आ जाएगा। और अगर मैं इस साइन वाली वैल्यू में m की जगह प्लस वन रखूंगी तो ये साइन टू पाई हो जाएगा, और साइन पाई जितने भी होते हैं वो सब जीरो हो जाते हैं, टू पाई हो, फोर पाई हो, सिक्स पाई हो, तो ये सब जीरो। तो फिर से हमारा आंसर वन प्लस जीरो इज इक्वल टू माइनस वन आएगा। ऐसे आप माइनस वन प्लस टू सब कुछ रख के देखेंगे तो हमेशा आपको वन ही मिलेगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि इक्वेशन 18 सिर्फ तभी ट्रू होगी जब हम m की वैल्यू जीरो से लेके प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू इस तरह से हम कुछ रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसकी बाउंड्री कंडीशन से हमारे पास ये क्वेश्चन निकल के आई। अब हम अपने इस वेव फंक्शन को, जो हमारा ये वेव फंक्शन निकल के आया था, इसको नॉर्मलाइज करेंगे, क्योंकि हमने इसमें ए यूज किया हुआ है, और ए हमारा क्या था, कल मैंने आपको बताया था, ये होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो बस हम इसी को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ द फंक्शन फाई एम, तो ए, अब नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या थी, आप लोगों को मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया था जब हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की थी, कि ये होता है साई स्टार साई डी टॉ इज इक्वल टू वन, ये होती है हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक, तो यहां पर हम अपनी लिमिट्स लगाएंगे, और लिमिट्स फाई के लिए जो लिमिट होती है बेटा वो 0 टू 2 पाई होती है। ठीक है, अगर हम थीटा यूज करते हैं तो हमारी लिमिट्स होती है 0 टू पाई। ठीक है, अगर हम फाई यूज करते हैं तो लिमिट्स होती है 0 टू 2 पाई। ठीक, और अगर हम आर यूज कर रहे हैं तो हमारी लिमिट हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक, तो ये चीज आप जब हम अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तब हम ये वाली जो है लिमिट्स लगा देते हैं। ठीक, तो हमने लिमिट लगाई 0 टू 2 पाई। ठीक, और हमने अपना साई स्टार यानी कि अपना वेव फंक्शन लिखा, और साई स्टार क्या था, ये मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो ये हमने साई एम स्टार लिख दिया, फिर हमारा साई लिखा हुआ है तो हमारा जो साई एम कह रही हूं मैं से फाई एम है ये। ठीक है, फिर फाई एम लिखा, और फिर डी टॉ क्या था, वॉल्यूम एलिमेंट, और यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट डी फाई हो जाएगा। ठीक, और इज इक्वल टू वन तो है ही। अब हम बस इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने फाई एम की वैल्यू को रख रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 टू 2 पाई तो रहेगा। अब हम ये कह रहे हैं फाई एम स्टार है, यानी हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है अपने फाई का। तो हमारा फाई क्या था, हमारा फाई था ए ई टू द पावर आई एम फाई, और मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि हमारा जो
वेव फंक्शन होता है उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है वही सेम वेव फंक्शन रहता है। जो आपका वेव फंक्शन निकल के आया वही उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। लेकिन अगर आपके वेव फंक्शन में कहीं आई यूज हुआ है तो जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है उसमें सिर्फ इतना चेंज आता है कि आई के आगे हम माइनस लगा देते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल वेव फंक्शन था, ठीक है। अब हमें इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्योंकि क्योंकि हम आई अगर यूज हो रखा है हमारे वेव फंक्शन में उसमें माइनस लगाते हैं तो हम यहाँ पर भी इसको माइनस कर देंगे, बस इतना चीज, ठीक है। तो ये हमारे फाई एम स्टार की वैल्यू रखी। अब हमें फाई एम रखना है। फाई एम क्या है? फाई एम तो हमें पता ही है, आई एम और ये फाई, ठीक है, ये आई है बेटा, ठीक है। और फिर डी फाइव इज इक्वल टू वन। तो ये हम इसके बाद चाहे तो आप ये लिख लीजिए, मैंने डायरेक्ट कर रखा है। अब क्या करेंगे, ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। बस इस ए स्क्वायर, क्योंकि उसका कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसलिए हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। तो ए स्क्वायर हमने बाहर निकाला, अंदर जो चीज बची वो हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक। अब यहाँ पर भी क्या है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है ई, और क्योंकि बेस सेम है तो जितनी भी पावर होती है वो सब ऐड हो जाती है। तो जब ये ऐड होंगी तो माइनस आई एम फाइव से प्लस आई एम फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ई टू द पावर जीरो, डी फाइव इज इक्वल टू वन, ठीक। अब इसके बाद किसी की भी पावर जीरो होती है तो आंसर तो वन ही आता है, ठीक है। तो इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं जीरो टू टू पाई डी फाइव, ठीक है। इस तरह से हमारा ये इंटीग्रेशन चल रहा है। तो बेटा जब यहाँ पर इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा तो खाली यहाँ पर फाइव बचेगा। जैसे कि अगर आप इंटीग्रेशन करें डीएक्स का, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करें तो आंसर आपका एक्स आएगा, ठीक। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो ये सेम वही बचता है जो हमने यहाँ डी के आगे लिखा हुआ है, ठीक। तो फाइव बचेगा खाली। तो ए स्क्वायर तो पहले से है ही, ये वाला ए स्क्वायर तो है ही, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा फाइव आंसर आया। और फाइव के लिए अब हम लिमिट्स लगा देंगे। लिमिट्स हमारी क्या लगी है, जीरो टू टू पाई, तो ये हमने जीरो टू टू पाई लगाया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लिमिट्स के साथ लिखेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो फाइव की जगह एक बार तो हम अपर लिमिट लिखेंगे और माइनस करके फाइव की जगह एक बार हम जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर टू पाई बचेगा, वही हमने यहाँ लिख रखा है, ए स्क्वायर टू पाई। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालने लग जाएंगे तो वन अपॉन टू पाई आएगी। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू अंडर रूट वन पाई टू पाई। तो ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकला फाइव एम के लिए। तो अब हम अपनी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं अपनी इक्वेशन में, और इक्वेशन हमारी अब क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन नॉर्मल क्या बन के आ रही थी, ये ए ई टू द पावर आई एम फाइव, ठीक है। बस इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की जगह हमने वन अपॉन अंडर रूट वन अपॉन टू पाई लिखा। तो ये जो हमारा वेव फंक्शन आ गया, ये वेव फंक्शन हमारा हाफ वेव फंक्शन है, ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो आपने यहाँ पर m की वैल्यू क्या करनी है, जीरो पुट करके देख लीजिए, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। प्लस वन करके देखेंगे, फिर प्लस माइनस वन करके देखिएगा, प्लस टू माइनस टू। तो इससे क्या होगा, आपके पास बहुत सारे फाई एम की वैल्यूज जो है वो अलग अलग निकल के आएंगी। तो m की वैल्यू पर ये फाई जो है डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमने इसको फाई एम लिखा हुआ है। फाई एम का मतलब है फाई की वैल्यू इस एम जो कि क्वांटम नंबर है इस पर डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे एम की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे हमारा फाई भी चेंज होता चला जाएगा। तो ये जो आधा वेव फंक्शन हमने निकाला था अपनी आधी इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, हमारी पूरी एक लंबी सी इक्वेशन निकली थी, उसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। एक छोटी इक्वेशन निकली थी, एक बड़ी इक्वेशन निकली थी। अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो ये छोटी इक्वेशन से हमारा ये फाई एम निकल के आया। अब हम उस बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 13, यानी जो हाफ हमारी इक्वेशन थी उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और वो इक्वेशन क्या थी, वो यहाँ पर लिखी हुई है, वन अपॉन कैपिटल थीटा साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा डी कैपिटल थीटा अपॉन डी थीटा प्लस जे प्लस वन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम ना इक्वेशन 13 जो हमारी है, जो हमने यहाँ लिखी हुई है, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं जाई, और जाई इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखना है। तो हम कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ इसको थोड़ी अच्छी सी फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक डी अपॉन डी थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो डी अपॉन डी थीटा है, ठीक है। अगर मैं इस डी अपॉन डी थीटा को डी जाई से ही मल्टीप्लाई करूं और डी जाई से ही डिवाइड करूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। तो बस यही चीज यहां पर की गई है कि हमने क्या करा है, डी अपॉन डी थीटा को क्या कर दिया है,
ये था ना, ये था डी और ये है डी अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो हमने इसको क्या करा है, डी जाई से ही तो मल्टीप्लाई किया और डी जाई से ही डिवाइड कर दिया है। तो इससे होगा क्या, हमारी इक्वेशन थोड़ी सी ना सिंप्लीफाई हो जाएगी। देखो अब हम क्या कर सकते हैं आगे, ये जो हमने बाद में डी अपॉन डी जाई लिखा हुआ है ये तो हमारा एज इट इज यहाँ आ गया, और आगे क्या बचा, मतलब पहले क्या लिखा हुआ है, डी जाई अपॉन डी थीटा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जाई और जाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मतलब थीटा, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी अपॉन डी थीटा जाई, ठीक है। और जाई की वैल्यू हमने क्या, क्योंकि हमने थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर थीटा वाली टर्म तो होनी चाहिए, तो इसलिए जाई इज इक्वल टू हम कॉस थीटा लिखेंगे। तो हमने जाई इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखा, यानी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, देखो इसको एक बार मैं इरेज कर दे रही हूँ, फिर आप देखिएगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, डी जाई और डी जाई से ही मल्टीप्लाई और डिवीजन कर दिया इसका, ठीक। अब ये वाली टर्म का आंसर, इसका मतलब डिफरेंशिएशन है जाई का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और जाई को हमने कॉस थीटा लिखा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, और ये डी अपॉन डी जाई हमारा एज इट इज यहाँ पर आ गया, ठीक। तो एक काम तो हम ये करेंगे, इस वाली इक्वेशन में डी अपॉन डी थीटा की जगह माइनस साइन थीटा डी अपॉन डी जाई लिखेंगे, ठीक। दूसरी चीज क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह भी हम कुछ चेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताए थे। तो अब हमारा कॉस, कॉस क्या है, वो तो जाई है, तो कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर इसका मतलब जाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम जहां भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा है उसकी जगह हम 1 माइनस जाई स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हमारा जो फंक्शन है कैपिटल थीटा, जो कि थीटा पर डिपेंड, स्मॉल थीटा पर डिपेंड कर रहा है, उसकी जगह हम एक और फंक्शन को लिख सकते हैं पी। उसको हमने मान लिया यहाँ पर हम कि उसकी जगह हम पी लिख रहे हैं, और वो पी क्या चीज है, वो जाई पर डिपेंड कर रहा है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम अपनी इक्वेशन में जो है जाई को लेके आ रहे हैं। इक्वेशन नंबर 13 में हम जाई को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है ना कि बाय डिफाइनिंग अ वेरिएबल। तो जाई को क्योंकि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो जाई पर डिपेंड कर रहा हो, क्योंकि यहाँ से अब थीटा हटने वाला है। जब थीटा हटेगा तो इसलिए हमारा कैपिटल थीटा भी हट जाएगा, और कैपिटल थीटा हटेगा उसकी जगह हम पी लेके आ रहे हैं जो कि जाई पर डिपेंड कर रहा है। तो ये सारी रिलेशन जो है हम अब इक्वेशन नंबर 13 में रखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में 1 अपॉन कैपिटल थीटा लिखा है, अब कैपिटल थीटा को हमने पी से रिप्लेस कर दिया है, तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन पी, ठीक है। फिर साइन थीटा हमारा एज इट इज लिखा गया, ये लिखा साइन थीटा, और जो ये डी अपॉन डी थीटा है उसकी जगह हमें क्या लिखना है, माइनस साइन थीटा डी अपॉन डी जाई। तो ये हमने पूरा का पूरा यहाँ लिख दिया, ठीक। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, तो वो हमने साइन थीटा एज इट इज लिख दिया। फिर से देखो, फिर हमारा डी अपॉन डी थीटा ही तो लिखा हुआ है, तो डी अपॉन डी थीटा को फिर से हमने माइनस साइन थीटा डी अपॉन डी जाई लिख दिया, ठीक। और इस कैपिटल थीटा की जगह पर फिर से पी आ गया, तो ये हमारा ये पी इस तरह से आ गया। फिर क्या लिखा है, प्लस जे प्लस वन, तो हमने भी प्लस जे प्लस वन लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जाई स्क्वायर, इस वाली इक्वेशन से, तो हमने 1 माइनस जाई स्क्वायर लिखा, और इज इक्वल टू एम स्क्वायर, तो हमारी इक्वेशन में है। तो इस तरह से हमने इन सारे रिलेशन के साथ इक्वेशन 13 थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक। अब बस इसी को हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 1 अपॉन पी तो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डी अपॉन डी जाई तो एज इट इज रहेगा। फिर इसको भी हम यही कर रहे हैं कि साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस साइन थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डीपी अपॉन डी जाई ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और ये आगे वाली इक्वेशन तो एज इट इज हमने लिख दी है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर। फिर आगे क्या हुआ है, आगे हम क्या कर रहे हैं इसमें कि जो यहाँ पर ये 1 माइनस जाई स्क्वायर आप सब जगह देख पा रहे होंगे, तो ये तो ये तो देखो, ये तो हमारा एज इट इज ऐसा का ऐसा ही ले लिया, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस जाई स्क्वायर, इस वाले रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, ये वाला रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह हम 1 माइनस जाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस साइन तो पहले से लगा हुआ है, तो वो हमने माइनस साइन एज इट इज लगा दिया यहाँ पर, ठीक। डी अपॉन डी जाई एज इट इज लिख दिया। फिर साइन स्क्वायर थीटा आया, उसकी जगह हमने फिर से 1 माइनस जाई स्क्वायर लिखा, और माइनस साइन एज इट इज आ गया। डीपी अपॉन डी जाई हमारा एज इट इज आया, और ये तो हमारा एज इट इज आया ही आया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस जाई स्क्वायर से, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी से। तो सबसे पहले तो हम ये वाली टर्म देख रहे हैं, इस वाली टर्म को अगर मैं 1 माइनस जाई स्क्वायर से
डिवाइड करूंगी तो क्या हो जाएगा, इस 1 माइनस जाई स्क्वायर से ये 1 माइनस जाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं p से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर p आ जाएगा, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी इक्वेशन की जगह पर क्या चीज आ जाएंगी, तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा इस वाले इक्वेशन में, इसमें बचेगा हमारा एक तो माइनस साइन बचा, फिर d अपॉन डी जाई बचा, ठीक है ना, ये d अपॉन डी जाई बचा और ये वाला माइनस बचा, और आगे क्या बचा, आगे बचा माइनस 1 जाई स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे बचा है। और क्या बचा है, dp अपॉन डी जाई बचा है, ठीक। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर d अपॉन डी जाई बचा खाली, और अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस जाई स्क्वायर dp अपॉन डी जाई, ठीक। अब आ जाओ इस वाली इक्वेशन पे, इस वाली इक्वेशन मतलब जो ये वाली टर्म है, इसको भी हम 1 माइनस जाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी डिवाइड कर रहे हैं, तो इस 1 माइनस से ये 1 माइनस जाई स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, और p से हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो मैं यहाँ पर p लिख दूंगी, ठीक। और अब आगे भी देख लीजिए, यहाँ पर भी क्या होगा, p से तो मल्टीप्लाई है और 1 माइनस जाई स्क्वायर से डिवाइड है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, जे प्लस 1 और p बचा। इस वाली टर्म में देखो यहाँ पर क्या बचेगा, जे प्लस 1, ये p बचा, और इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस जाई स्क्वायर, ठीक। अब अगर मैं इस पूरी टर्म को इधर ले जाऊं तो ये माइनस में हो जाएगी, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, जे प्लस 1 पी, ये माइनस हो जाएगा, एम स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस जाई स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये चीज अभी मैं इसको आगे समझाऊंगी आपको, अभी फिलहाल तो इतना ही समझ लीजिए कि हम यहाँ पर ना p को कॉमन ले लेंगे अब, ठीक है। तो लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने ये स्टेप आगे वाले स्लाइड का बता दिया आपको, तो यहाँ पर बस आपने क्या करा, जे प्लस 1 p बचा तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसको तो मैंने एम स्क्वायर पी, ये 1 माइनस जाई स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, बस इस वाली टर्म को इज इक्वल टू से इधर लेके गए, तो ये माइनस में हो जाएगी, ठीक। और जब ये माइनस में हो जाएगी और हम p को कॉमन ले ले रहे हैं, बस देखो दोनों में तो p है, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने इसी को, मैं अगर मैं p को कॉमन ले लूंगी तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, जे प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस जाई स्क्वायर, और p को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। तो बस यही चीज करें कि p को हमने यहाँ बाहर कॉमन निकाला है। अब और क्या कर सकते हैं इसमें, अब यहाँ पर देखो d बाय डी जाई और इसका जो है डिफरेंशिएशन हो रखा है इस टर्म का, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। पहली टर्म सपोज ये u मान लीजिए और दूसरी टर्म को v मान लीजिए, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल आप लोगों को मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। तो एक बार हम क्या करते हैं, एक टर्म को हम एज इट इज लिखते हैं और दूसरी टर्म का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर u जो हमने 1 माइनस जाई स्क्वायर है, इसको हमने एज इट इज लिखा, और dp अपॉन डी जाई का फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो dp अपॉन डी जाई का, और विद रिस्पेक्ट टू जाई हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, और ये इसको हम एक साथ कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन टी जाई स्क्वायर। तो बस ये चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक। दूसरी बार हम क्या करेंगे, दूसरी बार हम क्या करेंगे, जिस टर्म को हमने एज इट इज लिखा था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और दूसरी वाली टर्म को, यानी अब की बार v को हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये v जो हमारा था dp अपॉन डी जाई, वो तो हमने एज इट इज लिखा, और d अपॉन डी जाई, और डिफरेंशिएशन किसका किया, 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ कि d अपॉन डी जाई 1 का डिफरेंशिएशन माइनस d अपॉन डी जाई जाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो हमारा 0 होता है, ये तो हो गया, हटा देंगे इसको। अच्छा, ये d बाय डी जाई, अब आपने देखा भी होगा एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको कैसे लिखते थे, ये कांस्टेंट तो पहले आ जाएगा 2 और x की पावर 2 माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2x, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 जाई निकल के आएगा, क्योंकि माइनस साइन पहले है तो मैंने इसको माइनस साइन के साथ लिख दिया। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया इन दोनों टर्म्स का, u v जो थे हमने जिसको मान लिया था, और बाकी सेकेंड टर्म जो है वो तो हमारी एज इट इज लिखी गई। तो ये जो इक्वेशन 20 हमारे पास निकल के आई, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड द एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लेजेंडरी इक्वेशन, और इसके सोल्यूशन हमें ऑलरेडी पता है। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 20 हैज बीन डिटरमिन्ड बाय द पावर सीरीज मेथड, और इसके सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं बाय पावर सीरीज मेथड, जैसे कि मैंने आपको पहले सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हमारे हर्माइट पॉलिनोमियल निकल के आए थे, हर्माइट इक्वेशन निकल के आई थी, उसका भी मैंने पावर सीरीज मेथड आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर मैं उसको नहीं बताने जा रही हूँ, फिर बेकार वो बहुत लंबा हो जाएगा।
इतना आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन जो हम निकालेंगे वो किस फॉर्म में निकलेंगे, वो पी की फॉर्म में निकलेंगे यहाँ पर। तो वेरियस सोल्यूशन पी जाई, और पी कौन, जो जाई पर डिपेंड कर रहा है, ऑफ दिस इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल सीरीज। तो वो सीरीज की फॉर्म में निकलेगा। वो था ना पिछली बार a1y प्लस a2, इस तरह से जो पॉलिनोमियल सीरीज निकली थी उस तरह से निकलेगा ये। और ईच ऑफ विच मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इफ द सोल्यूशन इज टू रिमेन फाइनाइट एवरीवेयर। और ये बात भी हमने पिछली बार डिस्कस की थी जब हमने हर्माइट पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था, कि वहां पावर सीरीज जो निकल के आ रही थी वो जो है उसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा वेव फंक्शन जो था वो इनफाइनाइट मतलब पहुंच जा रहा था। जबकि वेव फंक्शन हमारा इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए, इसीलिए हमने पावर सीरीज को रेस्ट्रिक्ट किया था। तो यहाँ पर भी हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और ये रेस्ट्रिक्शन वाली कंडीशन क्या है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिएगी कि दिस कंडीशन अल्टीमेटली लीड्स टू द रिक्वायरमेंट दैट जे बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। यानी जो यहाँ पर जे हमने यूज किया हुआ है, इस जे की वैल्यू जो है वो सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए। जीरो से लेकर कुछ भी हो जाए आगे, लेकिन 0 1 2 3, लेकिन नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी तभी सेटिस्फाई होगी, तभी हमारा जो वेव फंक्शन निकल के आएगा वो हमारा फाइनाइट निकल के आएगा। तो ये जो सोल्यूशन पी है, आर द एसोसिएटेड लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स, जिसको हम डिनोट करते हैं पीजे, और इसकी पावर में लिखा हुआ है एम, और एम लिखा है हमारा मोड में, ठीक है, ऑफ डिग्री जे एंड ऑर्डर एम, एंड आर गिवन बाय द रिलेशन। तो पी को अगर हमें निकालना है, इस वाले पी को, ये वाला पी की फॉर्म में निकलेंगे सोल्यूशन। और ये पी को हम क्या लिख और दिखा सकते हैं, पी को हम इक्वल टू लिख सकते हैं पीजे एम के। और इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये वैल्यू बेटा ध्यान रखना, 1 - इसकी पावर में है m/2, और m मॉड्यूलस में है, फिर d टू द पावर m और डिवाइडेड बाय d टू द पावर d जाई की पावर m। यानी कि हम इस pj को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। और ये हमारी इक्वेशन p के लिए, यानी जो हमारा इक्वेशन 20 में जो p है उसके लिए हमारा ये वाला p हम जो यहाँ पर कि जो एक्सप्रेशन है वो दे सकते हैं। अब इसमें पीजे टर्म आई है, तो इस पीजे टर्म में क्या है, पीजे टर्म हमारी है लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये लीजेंड्रे पॉलिनोमियल भी फिर हमारा इसकी भी फॉर्म्स डिपेंड होंगी ओनली ऑन इंटीजर जे। और इसकी निकालने इसका एक्सप्रेशन क्या है, पीजे इज इक्वल टू पी 1/2 जे, जे का फैक्टोरियल, फिर डीजे टी साई जे, और जाई स्क्वायर 1, और 1 की पावर में भी जाई स्क्वायर 1 की पावर में भी ये जे लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास जो ये इक्वेशन, तीन जो इक्वेशन निकल के आई हैं, ये तीनों इक्वेशंस हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब 21 और 22, ये तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी। 20 का ही ये सोल्यूशन की फॉर्म में जब हमने निकाला, इसको पी के सोल्यूशन निकलेंगे, और पी को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 की फॉर्म में। और क्योंकि 21 इक्वेशन में हमारा पी जे है, तो उस पीजे को हम कैसे लिख सकते हैं, वो 22 की तरह। तो ये 21 और 22 इक्वेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अभी मैं आपको बताऊंगी, एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी, वहां पर इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक। फिर एक तो हमने ये माना कंडीशन हमारी कि जे जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और एक दूसरी कंडीशन और भी है कि बिसाइड्स जे बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर, द सॉल्यूशन पी ऑफ द फंक्शन कैपिटल थीटा ऑल्सो रिक्वायर्स दैट एम जो है इट शुड बी लेसर देन और इक्वल टू जे। एम की वैल्यू जो है वो जे से कम होनी चाहिए इफ द फंक्शंस आर नॉट टू वैनिश। देखो अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर m की वैल्यू ज्यादा हो गई j से, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ये वाली टर्म थी ना, जिसमें देखो इस वाली इक्वेशन में जो ये वाली टर्म थी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, pj का ही तो डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं m की टर्म में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर m जो है वो j से कम होना चाहिए। अगर ये j से ज्यादा हो गया, तो जो d की पावर में जो या d जाई की पावर में जो हम लिखेंगे वो j की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन जो भी हमारा आंसर आएगा वो जीरो आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और इससे हमारा जो फंक्शन है, जब यही जीरो हो जाएगा तो हमारा फंक्शन ही जीरो हो जाएगा। तो फंक्शन अगर हमें जीरो नहीं रखना है, तो m की वैल्यू जो है कम होनी चाहिए j से, ठीक है। अगर ज्यादा हुई, इफ m इज ग्रेटर देन j, तो फिर ये डिफरेंशिएशन हमारा जीरो हो जाएगा। तो इसलिए दो क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट हमारी क्या हुई, एक तो j की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और m की वैल्यू आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, बस j से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हेंस m कैन हैव 2j + 1 वैल्यूज फॉर गिवन वैल्यू ऑफ j। मान लो अगर j की वैल्यू आपको जीरो दे रखी है, तो m की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 2, j की वैल्यू रखी 0 + 1, तो यहाँ पर 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, तो m की वैल्यू निकल के आएगी
1, ठीक है। तो जे की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है फिर हमारी एम की वैल्यू। तो एम की कितनी वैल्यू हो सकती है, 2j + 1 वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, यानी एक वैल्यू निकल के आई है। अगर हम 0 रख रहे हैं तो वो ए की वैल्यू यहाँ पर आ भी रही है, ठीक। अब क्या देखेंगे, हमने जो भी हमारा ये निकल के आया है, जो हमने सोल्यूशन देखा सेकंड इक्वेशन का, अब इसके बेसिस पर हम अपना आधा वेव फंक्शन जो रह गया है अभी वो और निकालेंगे। तो एक्सप्रेशन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड जो हमारा ये वेव फंक्शन चल रहा था जिसको हमने पी के इक्वल मान लिया था, ठीक है, कैपिटल थीटा। तो नाउ द फंक्शन थीटा इज आइडेंटिकल टू द सॉल्यूशंस ऑफ द एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स दैट इज ऑफ इक्वेशन 21, ठीक है। तो इस ये जो फंक्शन था हमारा, हमने अभी अभी माना था ना, ये कैपिटल थीटा को हमने पी के इक्वल माना था, ठीक है। तो जब हमारा ये कैपिटल थीटा पी के इक्वल है, यानी पी जो था हमारा जाई पर डिपेंड कर रहा था, ठीक। अब जब इस ये फंक्शन हमारा इसी के तो आइडेंटिकल है, तो जो भी हमारी p की वैल्यू निकल के आ रही है, जो भी हमारा p के सॉल्यूशंस जो हैं वो हमारे थीटा के आइडेंटिकल माने जाएंगे। हाउ एवर द फंक्शन एज गिवन बाय 21 इज नॉट नॉर्मलाइज। अब जो इक्वेशन 21 से जो हमारा साई निकल के आए, मतलब वेव फंक्शन जो निकल के आएगा वो हमारा नॉर्मलाइज नहीं होगा। तो जब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे वेव फंक्शन को, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, नॉर्मलाइज। इसको मैं नॉर्मलाइज करना नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके पास क्या होगा, यानी जब आप इक्वेशन 21 को, यानी इक्वेशन 21 है ये, जब आप इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके पास क्या निकलेगा। देखो यहाँ पर जो p है, p जो है जाई की फॉर्म में, सब कुछ जाई 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 लिखा हुआ है ना, तो जब हम इसे थीटा की फॉर्म में लिख रहे हैं तो कैपिटल थीटा हो जाएगा p इज इक्वल टू, तो वो जो कैपिटल थीटा है वो की जो भी वैल्यू निकल के आ रही होगी जब हम थीटा के टर्म में लिखेंगे, तो वो हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन नहीं होगा, उसको नॉर्मलाइज्ड किया जाता है। और जब नॉर्मलाइज किया जाता है तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 23 निकल के आती है। तो यहाँ पर जो कैपिटल थीटा है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, जे पर डिपेंड कर रहा है और एम पर डिपेंड कर रहा है। एम हमने मोड में लिखा हुआ है, तो आप प्लस ले लें या माइनस ले लें, हमेशा आपको प्लस ही मिलेगा। और इसकी क्या इक्वेशन निकल के आ रही है, नॉर्मलाइजिंग, मतलब हमारा ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, ठीक है। जो हाफ पार्ट हमारा रह गया था, तो इक्वेशन 23 आपका हाफ पार्ट है वेव फंक्शन का, और एक हाफ पार्ट हमने अभी निकाला था कैपिटल फाई का, ठीक है। कैपिटल फाई हमारा क्या निकल के आया, 1/√2 पाई और e⁻⁰ ठीक है। ये फाई निकला और ये थीटा निकला। तो जो हमारा टोटल वेव फंक्शन है, हमने वाई माना था ना स्टार्टिंग में, आपको याद हो, इस वाई को हमने स्फेरिकल हार्मोनिक्स बोला था, जो हमारा थीटा और फाई पर डिपेंड कर रहा था, और इसको हमने माना था कैपिटल थीटा और फाई का प्रोडक्ट, ठीक। और यही कैपिटल थीटा हमने यहां निकाल लिया इसकी एक्सप्रेशन, और फाई की एक्सप्रेशन यहां निकाली। तो बस इन दोनों एक्सप्रेशन का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारा टोटल वेव फंक्शन हो गया अपने रिजिड रोटर का, ठीक। और ये जो फंक्शन थीटा है, कैपिटल थीटा, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ टू क्वांटम नंबर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दो क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू, जे पर और एम पर। तो अगर हमें इसकी एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द फंक्शन निकालनी है फॉर द गिवन वैल्यूज, मतलब जे और एम की अलग अलग वैल्यू के लिए हमारे ये थीटा की भी अलग अलग वैल्यू निकलेंगी। जैसे इस फाई पर जब हम एम की वैल्यू अप्लाई कर रहे थे अलग अलग, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फाई निकल के आएंगे, ऐसे ही हमारा डिफरेंट डिफरेंट थीटा भी निकल के आ सकता है। तो जब हमें थीटा की निकालना होगा तो हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी, एक तो 21, 22 और 23, यानी ये वाली वैल्यू 21, ये यानी p की वैल्यू, pj की वैल्यू, और फिर हमारी थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे। देखो इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 23 में हमारे पास ये pj टर्म आई है, इस पीजे टर्म को तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये पीजे टर्म हमें कहां से, इसका जवाब हमें कहां से मिलेगा, पीजे टर्म हमारी ये है इक्वेशन 21 वाली, और इक्वेशन 21 का जो एक्सप्रेशन है उसमें उसमें हमारा ये कैपिटल पीजे आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पीजे है ये हमें यहां से मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये तीनों जो है, हमारी तीनों वैल्यू जो है, मतलब तीनों इक्वेशंस जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है अगर हमें अपने वेव फंक्शन की अलग अलग फॉर्म्स निकालनी है, जो कि विद द हेल्प ऑफ जे और एम हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो हमारा जो टोटल वेव फंक्शन है वो स्फेरिकल हार्मोनिक्स होता है। और ये टोटल वेव फंक्शन देखो, अब हम एक बार फिर से मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि हमने क्या क्या किया। देखो हमने जब क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट किया था इसका, तो हमने एक्स, सबसे पहले हैमिल्टोनियन की वैल्यू निकाली थी, और ये हैमिल्टोनियन को ऑपरेट कर, एक्चुअल में ये जो साई है इसी को तो हमें, इसी के लिए तो एक्सप्रेशन निकालने जा रहे थे हम, यही तो हमारा रिजिड रोटर का हमारा वेव फंक्शन है, ठीक। तो हमने इसको इस फॉर्म में चेंज किया,
उसके बाद हमने इस जो एक्स वाई जेड की फॉर्म में निकली, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकली थी हमारी, इसको हमने फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज किया। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के बाद ये निकला हमारा। फिर हमने ये देखा कि आर जो है, क्योंकि दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसमें से हमारी ये पहली टर्म जो है गायब हो जाती, ये तो जीरो हो जाएगी, तो फिर हमारे पास दो टर्म बचेंगी। और ये दो टर्म जब हमने की तो साई जो हमारा बचा, अब हमने साई को वाई की फॉर्म में लिखा था, यानी जो हम रिजिड रोटर का वेव फंक्शन निकाल रहे हैं वो वाई की टर्म में आया। क्यों? क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था जो ये वेव फंक्शन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक रेडियल पार्ट होता है और दूसरा एंगुलर पार्ट होता है। और एंगुलर पार्ट एंगल्स पर डिपेंड करेगा और रेडियल पार्ट जो है वो बीच की रेडियस जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि डिस्टेंस दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट था रोटेशन के दौरान, क्योंकि हमने अपना रिजिड रोटर लिया हुआ है, तो ये तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो साई हमारा किसके इक्वल निकला? वाई थीटा, और मतलब वाई ऐसे वाई पर जो वाई डिपेंड कर रहा है थीटा और फाई पर। और इस वाई को हमने क्या बोला? स्फेरिकल हार्मोनिक्स। और हम जो अब निकालने जा रहे थे इसी वाई को हमें कैलकुलेट करना था, और इसी वाई के लिए हमने कैलकुलेट की अपने थीटा की वैल्यू और अपने फाई की वैल्यू। ठीक है, तो जब हमने ये सारी वैल्यूज रखी तो हमारे पास ये लंबी सी इक्वेशन आ गई। इसी को हमने सेपरेट किया, स्प्लिट किया दो इक्वेशंस में। और वो इस इक्वेशन 7 को जब हमने सेपरेट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आया, इक्वेशन 13 और इक्वेशन 14। इक्वेशन 14 को सॉल्व करके हमारा फाई का पार्ट निकल गया। ठीक है, ये वाला वेव फंक्शन। फिर हमने इसको नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज करने के बाद हमारा ये फाई एम निकल के आया। ठीक, तो ये फाई एम, और अब हमारा रहता है थीटा वाला पार्ट। तो वो थीटा वाले पार्ट को जब हमने सॉल्व किया तो थीटा वाले पार्ट से हमारा ये थीटा निकला। तो ये जो वाई था हमारा स्फेरिकल हार्मोनिक्स, जो वेव फंक्शन हमें निकालने जा रहे थे रेडिएटर का, उसके लिए हमने दोनों एक्सप्रेशंस निकाले। तो बस जो 23 इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, और ये जो 19 इक्वेशन है, बस इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वही हमारा वाई टोटल जो है रिजिड रोटर का वेव फंक्शन निकल के आएगा। ठीक है, तो ये पूरा वेव फंक्शन मैंने